गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टाइटल है, हमारे एक व्यूवर्स की कमेंट्स के ऊपर है जो 11 दिन पहले लगभग उन्होंने की थी। वो है श्री डी के यार, 16,000 उनकी ईमेल आईडी है। श्री शर्मा जी हैं, श्री गंगानगर राजस्थान के हैं, वकील साहब हैं ये भी। इन्होंने मुझसे सवाल पूछा था, वसीयत के बाद नामांतरण म्यूटेशन हो जाता है तब क्या अधिकार प्राप्त हो जाते हैं गृहीता को, वसीयत गृहीता को। क्या वसीयत गृहीता को अधिकार प्राप्त हो जाते हैं सारे के सारे? आगे वह क्या कर सकता है? संपत्ति से संबंधित आगे उसको विक्रय कर सकता है, तो विक्रय की क्या प्रक्रिया होगी? ये हमारे शर्मा जी सर का एक बहुत जबरदस्त सवाल है और इसको मैंने काफी गंभीरता से लिया है और इनके सवालों को दो पार्ट में तैयार किया है कि वसीयत के बाद नामांतरण म्यूटेशन हो जाता है तब क्या अधिकार प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सर, आपका वाजिब सवाल है सर। दूसरा है, क्या वसीयत गृहीता को समस्त अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, क्या वह विक्रय कर सकता है? ये सर आपका वकील साहब शर्मा जी साहब, ये जो सवाल है आपका, ये एक आप ही का सवाल नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी गाइडलाइन छुपी है। ये जो मैं आपको जवाब देने जा रहा हूं तो मेरे तमाम व्यूवर्स के लिए भी फायदेमंद है, लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी, चाहे वो सिविल जज की तैयारी कर रहे हों या वकालत की प्रैक्टिस कर रहे हों, ये सभी के लिए लाभकारी है। इस सवाल में इतनी गहराई छुपी है और इस सवाल को मैंने इतना डीपली अध्ययन किया है कि इस पे 50 पन्नों की एक ई बुक भी मैंने तैयार की है, जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसकी लिंक भी अपलोड करूंगा। अगर आप चाहते हैं तो उसको वहां से देख भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। इस बुक में मैंने पूरी डिटेल के साथ सारी जानकारी दी है। अभी फिलहाल मैं आपको उस बुक का भी परिचय मैं आपको करा दूंगा। उसके जो प्रारंभ में जो शीर्षक है उसके सब जानकारी मैं आपको प्रदान कर दूंगा। वसीयत के बाद नामांतरण म्यूटेशन हो जाता है तब क्या अधिकार प्राप्त होते हैं। बिल्कुल, वसीयत जो है, वसीयत पे मैंने लगभग कई वीडियो मेरे चैनल पर बनाए हैं और इसके मूल्य और महत्व को समझाने के लिए मैं अक्सर मेरे सभी वीडियो में दो लाइन कहता हूं। लिखा है जो कागज पर, यह आखिरी फरमान है, इस वसीयत के शब्दों में जिंदगी का अरमान है। लिखा है जो कागज पर, यह आखिरी फरमान है, इस वसीयत के शब्दों में जिंदगी का अरमान है। जी हाँ सर, यह अंतिम इच्छा पत्र होता है, इसको आखिरी अरमान और फरमान भी कहते हैं। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2H में इसकी परिभाषा भी दी गई है। इसकी परिभाषा के संबंध में आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं, उसके बाद में मेन टॉपिक पे आऊंगा जो हमारे शर्मा सर का सवाल था कि एक व्यक्ति उसकी स्वस्थ चित्त और बालिग अवस्था में उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों में किस प्रकार से दी जाएगी, इसका एक लेख लिखता है। इस लेख को ही वसीयत कहते हैं या वसीयतनामा कहते हैं। इस लेख को लिखने वाला वसीयतकर्ता कहलाता है और जिसके पक्ष में लिखी जाती है उसे वसीयत गृहीता कहते हैं। यह वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद ही प्रभाव में आता है। इसको लिखने के लिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 59, 63 का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। अब ये जो वसीयत है, वसीयत के आधार पर यदि आपका नामांतरण हो गया तो इसके संबंध में सर मैं ये जानकारी दूंगा आपको कि यदि वसीयत आपके द्वारा लिखी गई है और वो निर्विवादित है और सभी उत्तराधिकारियों ने उसको स्वीकार कर ली है और उसके आधार पर नामांतरण भी हो गया है, तो इसमें सर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि वो स्वीकार करने के बाद निर्विवादित वसीयत है। इसलिए आप उसके बाद नामांतरण कराने के बाद वो समस्त अधिकार प्राप्त कर लेते हैं जो वसीयतकर्ता को होते हैं, जैसे कि विक्रय करने का अधिकार, दान करने का अधिकार, लोन लेने का अधिकार, गिरवी रखने का अधिकार। मतलब संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के तहत जो जो अंतरण के अधिकार वसीयतकर्ता को प्राप्त थे वो सभी अधिकार वसीयत गृहीता को प्राप्त हो जाते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें यह है कि ये निर्विवादित है और ये प्रेसिडेंसी टाउन में भी स्थित नहीं है। प्रेसिडेंसी टाउन में जो लोग निवास करते हैं उनके लिए वसीयत पर प्रोबेट लेना आवश्यक है, चाहे वो विवादित हो या निर्विवादित हो। लेकिन प्रेसिडेंसी टाउन से बाहर जो लोग निवास करते हैं उनके लिए वसीयत पर प्रोबेट लेना आवश्यक नहीं है। लेकिन यदि कोई विवाद होता है तो उस पर प्रोबेट लेना आवश्यक है। यदि वसीयत को चुनौती दी जाती है नामांतरण के दौरान तो भी उस पर प्रोबेट लेना आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रकार से सर ये जो हमारा पहला सवाल है हमारे सर का, शर्मा सर का, तो उसका सर ये जवाब है कि यदि निर्विवादित वसीयत है और सभी वारिसों के द्वारा स्वीकार कर ली गई है तो उस पर नामांतरण भी हो जाता है और उस नामांतरण के बाद समस्त अधिकार प्राप्त हो जाते हैं और
इसको मैंने दो पार्ट में बांटा है हमारे शर्मा सर के क्वेश्चन को। क्या वसीयत गिरता को समस्त अधिकार प्राप्त हो जाते हैं? क्या वह विक्रय कर सकता है? बिल्कुल सर, आपने काफी अच्छा सवाल किया है। ये विक्रय कर सकता है और आज ही मैंने एक सेल डीड निष्पादित करवाई है और इसलिए आपका ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में दिन में भी 2-3 बार आया था कि मैं इस हवाले के साथ इसका जवाब दूंगा। मेरे पास जो एक प्रकरण आया था, उस प्रकरण में वसीयत के आधार पर खसरा बीवन में नामांतरण हो चुका था और नामांतरण होने के बाद आज ही मैंने उसका रजिस्टर्ड विक्रय विलेख रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर सर करवाया है। MPIGR की साइट पर हुआ। रजिस्ट्रार ऑफिस में मैं पार्टियों को लेकर गया भी था और वहां पे मेरी रजिस्ट्रार साहब से चर्चा भी हुई थी। मैंने रजिस्ट्रार साहब को बताया भी था क्योंकि आपका क्वेश्चन मेरे दिमाग में था। तो रजिस्ट्रार साहब ने मुझे बताया कि इसमें वकील साहब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये निर्विवादित है और इसमें नामांतरण हो चुका है और इसमें रजिस्ट्री हो जाएगी। और आज ही उनकी रजिस्ट्री का मैंने निष्पादन करवाया है। ये प्लाट था, एक 15x30 का एक प्लाट था ये, और इसी प्रकार से एक 3 बीघा की भी जमीन की रजिस्ट्री थी। तो ये जो नामांतरण होने के बाद ये जो है, मैंने आपको एक खुला एग्जांपल दिया है सर। क्या अधिकार प्राप्त हो सकते हैं विक्रय करने के? तो विक्रय करने के अधिकार प्राप्त तो हो ही नहीं सकते सर। मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं कि मैंने वसीयत के आधार पे जो नामांतरण हुआ था, तो नामांतरण होने वाले लोगों के द्वारा उस जमीन को, उस मकान को विक्रय भी किया गया, उसकी रजिस्ट्री भी हुई और क्रेतागण को मालिकाना हक भी प्राप्त हुए। और मैंने आज ही रजिस्ट्री की ऑनलाइन कॉपी उनको प्रदान भी करवाई गई कि आपकी रजिस्ट्री के आधार पे आप मालिक हो चुके हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि वसीयत को किसी भी प्रकार से चुनौती दे दी जाती तो उसमें फिर प्रोबेट लेना आवश्यक होता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 276 के तहत प्रोबेट की अर्जी लगाई जाती है और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 372 के तहत उत्तराधिकारियों का सर्टिफिकेट लिया जाता है। इन दोनों में सर डिफरेंस है। ये है एक ही सिक्के के दो पहलू, लेकिन इसमें अंतर मुख्य ये है कि यदि कोई व्यक्ति वसीयत लिखने के बाद उसकी मृत्यु होती है और उसकी वसीयत पर कोई विवाद पैदा होता है तो उस पर प्रोबेट लिया जाएगा, जो धारा 276 के तहत अर्जी पेश करके लिया जाएगा। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति बगैर वसीयत लिखे हुए ही मृत्यु हो जाती है तो उसके जो वारिसान है, उसके उत्तराधिकारीगण हैं, धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उत्तराधिकार सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे। ये सर गौर करने वाली बात है। अगर वसीयत है तो प्रोबेट है और वसीयत नहीं है तो प्रोबेट नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। अब हमारे सर का जो जवाब था, वो जवाब के मैंने उस सवाल के जवाब में मैंने सर एक 50 पन्ने की ई बुक भी लिखी है और उसमें काफी डिटेल के साथ उसको एक्सप्लेन करके बताया है। उस ई बुक का संक्षिप्त परिचय भी मैं आपको दे देता हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस ई बुक की लिंक भी मैं डालूंगा कि आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप उस साइट पर पहुंच जाएंगे और उस ई बुक को आप चाहें तो ले भी सकते हैं। इस ई बुक के अंदर सर मैंने वसीयत के आधार पर नामांतरण आवेदन किस प्रकार से तैयार किया जाएगा उसके बारे में भी पूरी डिटेल जानकारी दी है। वसीयत के संबंध में भी उसमें डिटेल जानकारी दी है। संपत्ति अंतरण अधिनियम और नामांतरण की प्रक्रिया, प्रोबेट और सक्सेशन सर्टिफिकेट आदि समस्त मुद्दों के बारे में मैंने डिटेल जानकारी दी है। तो मैं आपको उसका संक्षिप्त परिचय भी करा देता हूं। आइए सर। जैसा कि सर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वसीयत से नामांतरण और संपत्ति का मालिकाना हक, ये हमारे आज के वीडियो का टाइटल भी है और जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके सवाल का जवाब भी है। और ये लगभग 50 पन्नों की ई बुक है जो मैंने तैयार की है और इसमें पूरी डिटेल जानकारी मैंने अपलोड की है। आप इसको देख के आप लेना चाहें तो इसको ले भी सकते हैं और इसकी प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। आप इसको मोबाइल में भी देख सकते हैं। तो आइए सर, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या महत्वपूर्ण है, इसकी प्रस्तावना और संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दे देता हूं जिससे आपको जानकारी में लाभ प्राप्त होगा। वसीयत से नामांतरण और संपत्ति का हक। इसमें सर वसीयत के आधार पर नामांतरण और संपत्ति के अधिकार, कानूनी प्रक्रिया और अधिकारों की पूरी जानकारी मेरे द्वारा दी गई है। इसको मैंने काफी सोच समझ के सर इसको तैयार करा है। और इसमें जो प्रस्तावना में मैंने जो लिखा है, सिर्फ प्रस्तावना सर मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। वसीयत संपत्ति हस्तांतरण का एक महत्वपूर्ण और प्राचीन तरीका है। यह पुस्तक वसीयत के आधार पर संपत्ति के नामांतरण, म्यूटेशन, विक्रय और उससे जुड़े कानूनी पहलुओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। इसमें मध्य प्रदेश और भारत के अन्य राज्यों में लागू प्रावधानों का विश्लेषण किया गया है। यह मार्गदर्शिका उन व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो वसीयत से संबंधित कानूनी समस्याओं को समझना और हल करना चाहते हैं। इसको
जो है कि इसको कुल 6 अध्यायों में मैंने विभाजित किया है, 6 भागों में 6 अध्याय हैं इसमें। और आखिरी में परिशिष्ट है और म्यूटेशन के नामांतरण के आवेदन की प्रोसेस है, सभी मैंने बताई है। तो अध्याय क्या क्या है वो भी सर मैं आपको बता देता हूँ। अध्याय 1 में सर मैंने बनाया है वसीयत और नामांतरण का परिचय। इसमें वसीयत के महत्व के बारे में बताया गया, वसीयत के उद्देश्य के बारे में, और धारा 63 के अनुसार वसीयत की मान्यता के बारे में बताया है। वसीयत लिखने और निष्पादित करने की प्रक्रिया के बारे में सर इसमें बताया है। नामांतरण क्या है इसके बारे में मैंने बताया। अध्याय 2 है वसीयत के आधार पर प्राप्त अधिकार क्या होंगे, मतलब एक व्यक्ति अगर वसीयत के आधार पर प्रॉपर्टी खरीद लेता है तो उसको क्या अधिकार प्राप्त होंगे, वो संक्षिप्त जानकारी तो मैंने आपको वीडियो के जरिए दे दी है। लेकिन चूंकि अगर मैं 50 पन्नों की ये जो ई बुक है मैंने आपके लिए तैयार की है, इसकी पूरी डिटेल जानकारी अगर मैं आपको देना प्रारंभ करूंगा तो सर लगभग 3 घंटे का हमारा वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ई बुक आपके लिए विशेष तौर से तैयार की है। उसमें क्या क्या दिया हुआ है मैं आपको शार्ट में सर बता देता हूँ। वसीयत के आधार पर प्राप्त अधिकार, मतलब उसको उपयोग उपभोग का अधिकार, गिरवी रखने का, बेचने का समस्त अधिकार प्राप्त होंगे। कानूनी प्रतिबंध भी इसमें बताए गए हैं। अध्याय 3 में बताया वसीयत और विक्रय प्रक्रिया क्या होगी, विक्रय की प्रक्रिया के बारे में सर इसमें बताया गया। अध्याय 4 में वसीयत से संबंधित विवाद और समाधान, यदि वसीयत को लेकर कोई विवाद होता है तो उसके क्या समाधान होंगे, ये भी इस ई बुक में मेरे द्वारा बताया गया है। कानूनी प्रावधान और अन्य अधिनियम, इसके बारे में भी सर मैंने इस ई बुक में जानकारी दी है। इसको भी अध्याय 5 है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, 5.1, 5.2 और 5.3, और सभी में अलग अलग जानकारी दी है, जिसमें भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 और मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 आदि अधिनियमों के बारे में सर जानकारी दी। अध्याय 6 में व्यवहारिक उदाहरण और सुझाव, मतलब कुछ ऐसे उदाहरण मैंने तैयार किए जो व्यवहारिक तौर पर काफी आसान होंगे और आपको समझने में काफी लाभ प्राप्त करेंगे, और आपके अंदर जो भी क्वेश्चन और जो भी समस्या पैदा होगी वो इसके द्वारा हल होने की पूरी पूरी इंशाल्लाह संभावना होगी। उसके बाद परिशिष्ट आ में है महत्वपूर्ण प्रपत्र, म्यूटेशन के लिए आवेदन प्रपत्र। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वसीयत के आधार पर आप नामांतरण किस प्रकार से तैयार करेंगे, उसमें क्या क्या कागज लगाएंगे, उसमें क्या क्या आपको सावधानियां रखना पड़ेंगी और किस प्रकार से उसकी कार्रवाई की जाएगी, ये मैंने इसमें बताया है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के बारे में बताया है। एमपीआईजीआर पोर्टल का उपयोग करने की प्रक्रिया के बारे में भी सर मैंने जानकारी दी है। क्योंकि सर मैं मध्य प्रदेश से हूं और मध्य प्रदेश में जो रजिस्ट्री ऑनलाइन होती है वो एमपीआईजीआर की साइट पर होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज ही मेरे द्वारा एक रजिस्ट्री करवाई गई है मेरे क्लाइंट की, पक्षकार की, जो वसीयत के आधार पर जिसका नामांतरण हुआ था राजस्व अभिलेखों में, और नामांतरण होने के बाद वो जमीन बेचना चाहता था। मैं रजिस्ट्रार साहब से मिला, उनके साथ मैंने समस्त चर्चाएं की और उसके बाद उस रजिस्ट्री को सफलतापूर्वक निष्पादित करवाया है। ये एक प्रैक्टिकली उदाहरण मैं बता रहा हूं आपको, और चूंकि एमपीआईजीआर साइट पर ये कार्य किया जाता है तो मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी प्रदान कर देता हूं। और मैंने इस शीर्षक में उसके ऊपर भी डिटेल में जानकारी प्रदान की है कि आप यदि एमपीआईजीआर पोर्टल पर रजिस्ट्री करवाने जाएंगे तो आपको क्या सावधानी रखना होगी, क्या दस्तावेज आपको लगाना होंगे, ये हमारा आज का जो है ई बुक के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं मैं सर। तो इस प्रकार से सर वसीयत के आधार पर नामांतरण और संपत्ति के अधिकार, इसके संबंध में सर मैंने आपको लगभग लगभग पूरी कानूनी जानकारी भी प्रदान कर दी है और इस ई बुक का परिचय भी दे दिया है। ये पूरी ई बुक है सर, आप जो देख रहे हैं साइड में जो चल रही है, स्क्रॉल करके मैं बता रहा हूँ, ये पूरी लगभग लगभग 50 पन्नों की ई बुक है जो A4 साइज पर मेरे द्वारा तैयार की गई है। और इसको आप सभी लोगों के लिए अंतिम रूप भी दिया गया है और इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड भी करूंगा, जहां पूरी डिटेल के साथ इसको सर आप देख भी सकते हैं। और इसमें सर जो जानकारियां दी गई हैं, ये सर आप देख रहे हैं, स्क्रॉल में कर रहा हूँ, ये पूरी 50 पन्नों की ई बुक है ये। इस ई बुक का प्रस्तावना भी सर मैंने आपको पढ़ के बता दी, और ये 50 पन्नों की ई बुक है। और इसके समापन के बारे में जो लिखा हुआ है शार्ट में, प्रारंभ की 2 लाइन भी आपको बता देता हूँ। वसीयत संपत्ति का विक्रय और नामांतरण की प्रक्रिया भारत में एक जटिल लेकिन महत्वपूर्ण कानूनी क्षेत्र है।
जिसे समझना और सही तरीके से लागू करना अत्यंत आवश्यक है। इस ई बुक के माध्यम से हमने वसीयत के आधार पर संपत्ति के अधिकार, विक्रय की प्रक्रिया, विवादों का समाधान और संबंधित कानूनी प्रावधानों की विस्तार से चर्चा की है। ये पूरी सर इसकी प्रस्तावना भी मैंने आपके लिए तैयार की है। और इस प्रकार से जो वसीयत से हमारी जो चर्चा चालू हुई थी, हमारे जो व्यूवर्स हैं श्री शर्मा सर, गंगा नगर राजस्थान के, उनके सवाल का जवाब भी मैंने कानूनी तौर पे मुकम्मल तौर पे दिया है। और चूंकि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 लागू होती है, तो इसकी धारा 109 और 110 के तहत नामांतरण की कार्रवाई सर की जाती है। इसमें आवेदन भी पेश किया जाता है, सूचना जारी होती है, बयान लिए जाते हैं, उसके बाद तहसीलदार महोदय आदेश करते हैं और आदेश करने के बाद नामांतरण किया जाता है। लेकिन ये निर्विवादित वसीयत के मामले में होता है। यदि वसीयत विवादित हो जाती है तो कहा जाता है कि आप अदालत से प्रोबेट आप लेके आए, मतलब धारा 276 के तहत आप कोर्ट में अर्जी पेश करें और जैसा आप पूरी जांच पड़ताल करने के बाद उस पर एक प्रमाण पत्र जारी करते हैं और वसीयत की वैधता को प्रमाणित करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा आज का जो टाइटल है सर कि क्या वसीयत गृहीता के समस्त अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, क्या वह विक्रय कर सकता है? तो जी हाँ सर, मैंने आपको प्रैक्टिकल मेरा स्वयं का भी उदाहरण बताया और कानून के तहत भी यह हक दिया गया है। लेकिन आपको एक बात की जानकारी और मैं दे देता हूँ कि वे लोग जो प्रेसिडेंसी टाउन के अंदर निवास करते हैं, चाहे उनकी संपत्ति विवादित हो या निर्विवादित हो, लेकिन उनको प्रोबेट लेना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंसी टाउन में ये नेसेसरी कर दिया गया है कि उसमें रहने वाले सभी लोगों को प्रोबेट लेना आवश्यक है। लेकिन प्रेसिडेंसी टाउन से बाहर जो लोग निवास करते हैं, तो उनके लिए निर्विवादित वसीयत की दिशा में प्रोबेट लेना आवश्यक नहीं है। और वसीयत एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इसमें धारा 59 में वसीयत करता है कि आयु 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। धारा 63 में बताया गया है कि दो स्वतंत्र गवाहों के समक्ष वसीयत करता वसीयत पर दस्तखत करेगा और दो गवाह भी वसीयत करता की मौजूदगी में वसीयत पर दस्तखत करेंगे। आप इसको नोटराइज भी करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं या होलोग्राफिक हाथ से भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप होलोग्राफिक हाथ से लिखने की बजाय नोटरीकृत कराएंगे तो बेहतर रहेगा। और यदि आप रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत इसको पंजीकृत कराते हैं तो और भी बेहतर रहेगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वसीयत के बारे में भी टिप्पणी की है कि महज पंजीकरण से ही वसीयत वैध नहीं हो जाती है। कहने का मतलब ये कि वसीयत को यदि अदालत में चुनौती दे दी जाती है तब उसको प्रमाणित करना आपकी जिम्मेदारी होती है। अगर आपने प्रमाणित नहीं की तो पंजीकरण हो, चाहे नोटरीकृत हो, चाहे होलोग्राफिक हो, अदालत के द्वारा शून्य व निरस्त कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से नोटरीकृत वसीयत को भी एक बद्रीलाल विरुद्ध श्रेष्ठ 2021 का एक ऐतिहासिक जजमेंट है जिसमें नोटरीकृत वसीयत को मान्यता दी गई थी। और 2023 के एक ऐतिहासिक जजमेंट में धनीराम विरुद्ध शिव सिंह 2023 का है, इसको मान्यता नहीं दी गई थी। क्यों? क्योंकि वो अदालत में प्रमाणित नहीं करवाई जा सकी थी। और उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत ही समस्त उत्तराधिकारियों को उसमें अधिकार प्रदान किए गए थे। ये दोनों ही साइटेशंस भारत के सर्वोच्च न्यायालय की हैं और मेरे चैनल पर इन वीडियो रिलेटेड अपलोड हैं। आप उनको देख सकते हैं। ऐतिहासिक फैसले के नाम से, लैंडमार्क जजमेंट के नाम से मैंने मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड किए हैं, आप उनको देख सकते हैं। और इसके अलावा भी वसीयत से रिलेटेड मैंने काफी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड किए हैं। वसीयत के आधार पर नामांतरण, रजिस्ट्री के आधार पर नामांतरण, हिबानामा के आधार पर नामांतरण, ये इस प्रकार से ये जो नामांतरण होते हैं ये अलग अलग तरीके से संपत्ति को प्राप्त करने के आधार पर होते हैं। उत्तराधिकार के आधार पर नामांतरण, ये सभी भू राजस्व संहिता में बताए गए हैं कि मालकाना हक किस किस तरीके से व्यक्ति प्राप्त कर सकता है और किस किस तरीके से नामांतरण करवा सकता है। तो ये सभी विधि अनुसार वैलिड तरीके बताए गए हैं जिनके आधार पर व्यक्ति मालकाना हक प्राप्त कर लेता है। वसीयत भी एक ऐसा ही दस्तावेज है जिसके आधार पर वसीयत गृहीता को मालकाना हक प्राप्त हो जाता है। एक हिंदू विधि के तहत एक व्यक्ति उसकी संपूर्ण संपत्ति की वसीयत कर सकता है, लेकिन मुस्लिम विधि के तहत कोई भी मुस्लिम 1/3 से अधिक संपत्ति की वसीयत नहीं कर सकता। 2/3 संपत्ति उसके वारिसों के लिए रखी जाती है। हमारा टाइटल और जो टॉपिक था वह हमारे आज के व्यूअर्स के द्वारा किए गए क्वेश्चन के ऊपर था। और उस क्वेश्चन के जवाब में सर मैंने 50 पन्नों की ई बुक भी आपके लिए लिख दी है और वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। आप वहां से कानूनी लाभ उसको प्राप्त कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, आप उसको ले सकते हैं, आप उसको अपने मोबाइल में, कंप्यूटर स्क्रीन में भी देख सकते हैं। आप चाहे तो उसकी प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख सकते हैं और आपको जहां भी उसकी आवश्यकता पड़े तो उसमें लिखे हुए कानूनी नियम और जो लॉ है उनके आधार पर आप फायदा हासिल कर सकते हैं। मेरे कई व्यूवर्स ने मैंने सबसे पहले जो वीडियो एक अपलोड की थी
कि वसीयत पर आपत्ति के 50 तरीके हैं। कोई एक तरीका नहीं, कुल 50 तरीके हैं। कोई एक तरीका नहीं सर, कुल 50 तरीके मैंने वसीयत पर आपत्ति के तैयार किए हैं। और मेरे कई व्यूअर्स ने मुझसे कहा भी था कि सर इसका हमें कोई आप पीडीएफ उपलब्ध कराएं या इसको रिटर्न में उपलब्ध कराएं। तो सर उसके लिए भी मैंने एक ई बुक तैयार कर ली है और बहुत जल्द उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपलोड कर दूंगा। वहां से आप उसे ले भी सकते हैं या आप उसकी अपने मोबाइल पे, कंप्यूटर पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या आप उसकी प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। वो आपको उपलब्ध हो जाएगी बहुत जल्द। वसीयत की आपत्ति पर कुल 50 तरीके, ये मैंने एक बहुत जबरदस्त 50 तरीके आपके लिए मैंने काफी विचार करके ढूंढ के और कुछ प्रैक्टिकल आधार पर, कुछ वकालत के प्रैक्टिस के आधार पर और कुछ कानून के आधार पर और कुछ लोगों की समस्याओं को देखते हुए मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। जैसे कि आज के वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे जो शर्मा वकील साहब हैं गंगा नगर राजस्थान के, उनका एक जबरदस्त सवाल था सर। वो सवाल मुझको इतना प्रभावित करके गया कि मैंने 50 पन्नों की ई बुक लिख दी है सर उस पे, और वो उसमें सारी डिटेल मैंने बताई है। मैंने आपको बताया है कि अगर मैं बताना चाहता था आपको वीडियो के जरिए भी, लेकिन कुछ कुल 3 घंटे से भी ज्यादा लग जाते हैं सर उसमें। इसलिए मैंने आपको ई बुक का संक्षिप्त परिचय भी दे दिया और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक भी अपलोड कर दूंगा। आप वहां से उसको ले भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो वैसे उम्मीद है सर कि मेरे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई है उससे आपकी पूरी नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा और आपकी समस्या का भी समाधान हुआ होगा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली हवाले से आपको भी बताया है और कानून के हवाले से भी बताया है और ई बुक के अंदर भी डिटेल में मैंने लिखा है। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।